बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि दिल्ली में बनी बीजेपी की सरकार तो 10 महीने के लिए बिहार में होगा बीजेपी का सीएम, हटेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है आरजेडी का। जी हाँ, आरजेडी की ओर से ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है कि बिहार की राजनीति का तापमान अचानक से बढ़ गया है। जब राजद ने कहा है कि अगर एग्जिट पोल सच होता है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बिहार में तुरंत बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटा देगी और अपना सीएम अगले 10 महीनों के लिए बना देगी। ये सनसनीखेज बयान आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया है। जाहिर तौर पर इतना बड़ा बयान मृत्युंजय तिवारी ने बिना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इशारों में के तो नहीं दिया होगा। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राजद का दावा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अपने प्लान पर आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इससे बिहार के 80 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पीएम मोदी के किसान सभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगी। इस दौरान केंद्र और फिर राज्य सरकार की कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम कृषि विभाग से जुड़ा है और इसकी सारी तैयारी दोनों सरकारों के कृषि मंत्रालय द्वारा की जा रही है। मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की राशि अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को अधिक मदद मिलेगी। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और फिर डिजिटल बनाने की दिशा में एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिहार के 6 जिलों जैसे कि नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर के 30 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और फिर पाठ्यक्रम की प्रगति को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डिजिटल रूप से संग्रहित की जाएगी। जब बिहार सरकार शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को लागू करना, जब परीक्षा परिणामों की डिजिटल रिकॉर्डिंग करना और फिर शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। दोस्तों राहुल गांधी ने बिहार की 53% आबादी को टारगेट किया है। जी आपको बता दूं कि बिहार के 36% ईबीसी और दलित तथा 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी पर इनकी नजर टिकी हुई है। इन वर्गों के सहारे इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बड़ा खेला करना चाहते हैं। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आए तो फिर संविधान सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं 5 फरवरी को वे स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल हुए। दोनों ही आयोजनों की पृष्ठभूमि में जिस वर्ग को टारगेट किया गया है उसमें दलित, ईबीसी और मुस्लिम प्रमुख रहे हैं। जब कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के माने तो ये पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। जब बिहार में जिन वर्गों के सहारे कांग्रेस खुद को मजबूत होता हुआ दिख रही है उसमें इन तीन वर्गों को साधने की कोशिश है। इन तीनों वर्गों की आबादी बिहार के कुल जनसंख्या में 53% है। यहाँ तक कि पिछले कई वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में जिन 3 सीटों पर सफलता मिली उसमें ही 2 मुस्लिम और फिर 1 दलित वर्ग से सांसद बने। जब कांग्रेस अब इसी प्रदर्शन को इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में बिहार में दोहराने की रणनीति पर है। दोस्तों बेगूसराय में बछवाड़ा के रुदोली गांव में कर्पूरी चौक पर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के चेहरे पर सामंतवादी सोच के असामाजिक तत्वों द्वारा फिरकी फेंक करके अपमानित करने के खिलाफ हर हर महादेव चौक से हड़ताली चौक तक भारतीय नाई समाज द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाल करके हड़ताली चौक पर सभा और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता भारतीय नाई समाज के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर और संचालन जिला कार्यकारी अध्यक्ष रामशंकर ठाकुर उर्फ रामू ठाकुर ने किया है।
वहीं पर उमेश ठाकुर ने कहा कि आज भी मनुवादी सामंतवादी विचारधारा वाले असामाजिक तत्व पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी को अपमानित करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर पर फिरकी फेंक करके अपमानित करने का अर्थ है कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले संपूर्ण लोगों को अपमानित करना। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह करके गरीब लोगों के लिए मसीहा बन करके बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाए थे। ऐसे महापुरुष का अपमान काफी निंदनीय है। वहीं पर सहरसा जिला में भी कुछ महीने पहले कर्पूरी ठाकुर के नाम से चौक का शिलान्यास किया गया था। वहीं पर स्थल बन भी गया और जब प्रतिमा लगाने की बात आई तो फिर सामंतवादी सोच के लोगों ने शिलान्यास पद को तोड़ करके हटा दिया तथा मानसिकता से ग्रसित होकर के अन्य बोर्ड को उस स्थल पर स्थापित कर दिया। वहीं पर आम जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर के साथ साथ आम जनता पार्टी के प्रधान महासचिव मोहम्मद सुभान आलम ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि इस तरह की घटना दुखद है, क्योंकि एक महापुरुष का इस तरह से अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान दोनों बार जातिगत जनगणना पर बड़ा हमला किया है। जहां बड़ा हमला किए जाने से सहयोगी दल राजद असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल बिहार में हुए जातिगत जनगणना का श्रेय खुद राजद लेती रही है। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा ये कहे जाने पर कि बिहार में हुआ जातिगत जनगणना फर्जी है, लोगों को मूर्ख बनाया गया है, हमें तेलंगाना वाला जातिगत जनगणना चाहिए। इसके बाद राजद को रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में जातिगत जनगणना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक मानते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजद की सियासी धार कूंद होती दिखने लगी है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना से ही गायब रहना बेहतर समझा, ताकि राहुल गांधी उनके घर पर टपक ना पड़े। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव नालंदा चले गए थे तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली का रुख कर लिया। इस बीच राजद नेताओं ने यह कह करके राहुल गांधी का बचाव किया कि राहुल गांधी की बातों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, इसका दोष मीडिया पर फाड़ दिया गया। ऐसे में सियासी गलियारों में यह कहा जाने लगा है कि बिहार की जातिगत जनगणना का तेजस्वी यादव और फिर पूरा राजद समूह बखान करके अपनी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक झटके में उसकी हवा निकाल दी है। जानकारों के माने तो लालू प्रसाद यादव खुलेआम कांग्रेस को आंख दिखाते हुए ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व दिए जाने की हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे हैं तो फिर राहुल गांधी राजद की हवा ही निकालने में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार के 6 सरकारी अस्पतालों के लिए 91 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 6 सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 91 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। ये राशि आधारभूत संरचना और फिर अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और फिर रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से स्पेशल असिस्टेंट के तहत मिली राशि के बाद ये आवंटन स्वीकृत किया गया है। जिन अस्पतालों को ये राशि दी गई है उनमें प्रमुख रूप से शामिल है। जिन अस्पतालों को ये राशि दी गई है वह है रहुई स्थित डेंटल कॉलेज, वहीं पर बेगूसराय में स्थित आयुर्वेद कॉलेज, वहीं पर सीतामढ़ी के पुपड़ी के अनुमंडलीय अस्पताल, वहीं पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र खगड़िया, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा और भी कई सारे अस्पताल शामिल है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि 80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने का मौका है। आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में हैं और फिर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 80,000 रुपये का वेतन मिलेगा, इसलिए आप इस पर देर ना करें। आपको बता दूं कि इस पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास गेट का वैध स्कोर कार्ड भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 231 वैकेंसी है, जिसमें गैर आरक्षित वर्ग के लिए 92, अनुसूचित जाति के लिए 37, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा वर्ग के लिए 28, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने बिहार के किसानों को अब अमरूद की खेती करने के लिए अनुदान देगी। दरअसल बिहार की नीतीश कुमार सरकार अमरूद की खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए ही अमरूद की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार केला और फिर पपीता की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। जब बिहार के गोपालगंज की यदि बात किया जाए तो फिर इस साल उद्यान विभाग ने जिले में 100 हेक्टेयर में अमरूद की व्यावसायिक खेती की पहल की है। इस अभियान के तहत केला तथा पपीता के
साथ अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। या इन फलों की खेती करने वाले किसानों को अनुदान भी मिलेगा। अमरूद, पपीता तथा केला के लिए अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित की गई है। या इन फलों की खेती करने वाले किसानों को अनुदान के देने के साथ ही उन्हें उन्नत तरीके से फलों की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी बताते हैं कि जिले में पहले चरण में 100 हेक्टेयर में अमरूद की व्यावसायिक खेती करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। या इसके लिए सभी प्रखंडों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि राजद की माई बहन मान योजना की घोषणा सिर्फ छलावा है। ये घोषणा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हैं जो कहते हैं सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। हम जनता से सिर्फ वही वादे करेंगे जिन्हें हम 100% पूरा करेंगे। जो भी वादा करेंगे उसके पहले उन पर गहन अध्ययन करेंगे और फिर जनता को बताएंगे कि हम किस तरह से वादा को पूरा करेंगे। जब प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनसुराज राजद की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करती है, न ही कभी करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि हाल ही में राजद ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, मतलब अगर प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएं तो फिर हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ रुपए का है, तो फिर हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां से देंगे। उन्होंने कहा है कि जिस दिन राजद ने वादा किया था उसी दिन से वे समझा रहे हैं कि राजद इस वादे को कभी भी पूरा नहीं करने वाली है। वहीं पर आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर सभी महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्येक महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म जान तेरे नाम का एक काफी फेमस सॉन्ग है कि हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल ही जाएगा। अब इस फिल्म के गीत जैसे ही कहानी बिहार के छपरा जिले से सामने आई, जहां पर प्रेमी जोड़े चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन एक दिन गांव वालों को उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया। दरअसल छपरा में एक युवक और फिर युवती के बीच चोरी चोरी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं जब गाँव वालों को लड़का लड़की के बीच लव स्टोरी का पता चला तो फिर ग्रामीणों ने युवती को पकड़ करके मंदिर में उनकी शादी करा दी गई। यह बताया जा रहा है कि पहले युवती के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब शादी होने के बाद भी दामाद को बेटी को ठीक से रहने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी को परेशान किए तो फिर केस कर देंगे। यह घटना इसुआपुर प्रखंड के गमहरिया गांव की है, जहां पर विजय राम के पुत्र गुंजन राम तथा मुंशी राम की पुत्री ऋषि कुमारी की शादी ग्रामीणों के द्वारा इस मंदिर में कराई गई। दोस्तों, बिहार में एक चाय दुकानदार को गुटखे का रुपया मांगना इतना महंगा पड़ा, भारी पड़ गया कि बदमाशों ने खौलता चाय से हमला कर दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। जब घटना की सूचना पाकर के डायल 112 की पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंची। जख्मी को उठा करके इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला बिहार के बेगूसराय जिला की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा चौक स्थित एक चाय दुकान की है। जख्मी की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के कटरमाला गाँव निवासी 40 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। जख्मी ने आरोप लगाया है कि रजौरा निवासी 2 युवकों ने पहले मलाई खाई, फिर रजनीगंधा गुटखा लिया। जब पैसे मांगने लगे तो फिर पहले गाली गलौज किया, फिर जलावन के लिए रखा चेला से पीटा। इसके बाद थाने की पुलिस ने पूरे मामले पर छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में भागलपुर दौरे पर रहते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने बिहार के खजाने को लूटा और जेल की सजा काटी, वह बिहार की जनता के लिए नेतृत्व का आदर्श नहीं हो सकता। जनता अब ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। इसके बाद मंगल पांडे ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर के दिए गए बयान पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के बारे में ABCD भी नहीं आती है। जब मंगल पांडे का मानना था कि राहुल गांधी बिना पूरी जानकारी के इस मुद्दे पर बोल रहे हैं और इसे लेकर के उसकी समझ बहुत ही कमजोर है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को अब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से चुनने के लिए तैयार है। मंगल पांडे का मानना था कि बिहार में विकास का रास्ता सिर्फ भाजपा और फिर उसके सहयोगियों से ही संभव है।
दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके इसे क्राइम बुलेटिन बताया है, जिसमें दिन भर की आपराधिक घटनाओं की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि अपराध से कितना त्रस्त है बिहार, हर जिले में हो रही है हत्या, लूट और फिर लड़कियों के साथ गलत काम। बिहार की गलियां खून से रंगी है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि अपराधियों का राज है और सरकार मौन है, लेकिन अब नहीं सहेगा बिहार। नीतीश बीजेपी सरकार के चौपट राज को खत्म करने के लिए है तैयार। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी। जैसे मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि राज्यपाल से मिलकर के बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया गया है तथा प्रदेश में व्यापक अराजक स्थिति से अवगत कराया है। बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के कारण बिहार में प्रतिदिन लोगों की जान जा रही है, गोलीबारी हो रही है, लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है, छिनतई और रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही है तथा शराब और फिर नशीले पदार्थों की तस्करी चरम पर है। प्रतिमाह सैकड़ों लोगों की जान जारी है। उन्होंने आगे लिखा है कि पुलिस प्रशासन जाति धर्म देख करके आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। विशेष रूप से मुसलमानों को लक्षित करके प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद है। खुद राज्य सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। राज्य और फिर केंद्र के मंत्री सैकड़ों राउंड फायरिंग को जायज ठहरा रहे हैं। जब बिहार में अराजकता और अव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति है, मुख्यमंत्री इन सबसे बेखबर है। दोस्तों बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से चर्चा में है या, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा हुआ एक विवाद है। आपको बता दूं कि पटना में जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र भूदेव चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली तो फिर विवाद शुरू हो गया था, जिसे अब शांत करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस को भूदेव चौधरी और फिर उनकी पत्नी को सम्मानित किया गया। दरअसल बीते बुधवार को राहुल गांधी के पटना आगमन के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के लिए असहज वाली स्थिति पैदा कर दी थी। भूदेव चौधरी की नाराजगी और फिर उनकी मीडिया के सामने भावुक प्रतिक्रिया के बाद मामला तुल पकड़ने लगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और फिर अन्य नेताओं ने भूदेव चौधरी को सम्मानित करके स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। इससे सवाल उठ रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल है या फिर सम्मान की भरपाई की कोशिश की गई है। भूदेव चौधरी भी अब नरम नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आयोजन कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि एक अन्य संगठन की ओर से किया गया था, जिसमें किसी के अपमान का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने राहुल गांधी के आगमन को एक सकारात्मक पहल बताया और कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया है। दोस्तों बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 10 जिलों के परीक्षा केंद्रों में फेरबदल किया है। जब बोर्ड ने कुल 11 परीक्षा केंद्रों को बदला है। जहाँ इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को अब दूसरे केंद्रों पर सीधा परीक्षा देना होगा। जिन 10 जिलों के 11 परीक्षा केंद्रों को बदला गया है, उन केंद्रों पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का नए सिरे से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो फिर इन जिलों की लिस्ट जरूर देख लें और चेक कर लें कि कहीं आपका परीक्षा केंद्र तो नहीं बदला है। इस लिस्ट में कहीं आपका जिला भी तो नहीं शामिल है। वहीं पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें जिन 10 जिलों का नाम है उनमें मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सिवान, गया आदि जिला शामिल है। दोस्तों 19 दिन में राहुल गांधी की दूसरी बिहार यात्रा से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक तरफ इसे कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति से भी जोर करके देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का बिहार दौरा अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की उनके विरोधियों के रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में कुछ बोल्ड डिसीजन ले सकती है। मसलन पर्याप्त और फिर मनपसंद सीटें नहीं मिलने पर कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ महीने में कांग्रेस अपने संगठन में भी बदलाव कर सकती है। इसमें दलितों और फिर ईबीसी को तवज्जो दे सकती है। जब स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में राहुल गांधी का आना एक बड़ा मामला है। दिवंगत चौधरी बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य और फिर राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। जब वे कांग्रेस के दलित नेता रहे हैं। 18 जनवरी और फिर 5 फरवरी को बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी ने दलितों और फिर अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया। राहुल गांधी ने बिहार की जातिगत जनगणना को फर्जी बता करके एक तरह से लालू तेजस्वी यादव को भी संकेत दे दिया है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूल अब हाईटेक होंगे क्योंकि अब ऐप के जरिए बच्चों की हाजिरी बनाई जाएगी, ये कहना है एस सिद्धार्थ का। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एस डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक्शन मोड में है और लगातार नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस को लेकर के नया निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल बिहार के स्कूलों में अब बच्चों की हाजिरी ऐप के जरिए होगी। पहले चरण में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और फिर भोजपुर में नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर के निर्देश दिया है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन जिलों के कक्षा 3 के विद्यार्थियों की हर दिन की उपस्थिति, वर्षीय और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम समेत कुछ अन्य सभी तरह के जानकारी टैबलेट के जरिए ई शिक्षा कोश ऐप पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट जारी नहीं है। 8 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है, यानी कि कल से। वहीं पर मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बंगाल, बांग्लादेश और फिर आसपास के क्षेत्र में समुद्री तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं पर पटना में आज मौसम सामान्य रहेगा, जहाँ सुबह से ही धूप खिलेगी, दिन में धूप खिली रहेगी, हवा की रफ्तार कम हो रहेगी, जिसके चलते कनकनी कम ही महसूस होगी। जब पिछले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क और फिर आसमान साफ बना रहा, जब बक्सर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर मौसम विभाग की ओर से 10 जिलों का अधिकतम तापमान जारी कर दिया गया है। वहीं रोहतास सबसे ठंडा जिला रहा, यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों बिहार के स्कूलों में मिड डे मील को लेकर के एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को अहम जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में चल रहे मिड डे मील योजना की पारदर्शिता और फिर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जब मिड डे मील को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी करके सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में मिड डे मील वितरण के बाद एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाए, जिसमें मिड डे मील के मेन्यू और फिर बच्चों की संख्या की जानकारी हो। इस पर स्कूल के हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक और फिर स्कूल के अन्य शिक्षकों को हस्ताक्षर करने होंगे। जब मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार रोजाना मिड डे मील परोसने के बाद हेडमास्टर और स्कूल में उपस्थित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र पर साइन करने होंगे, जिसमें बच्चों के भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और फिर किसी भी असमिति का ब्यौरा देना होगा। प्रमाण पत्र में संबंधित तिथि के मिड डे मील भोजन की सामग्री बिल के साथ लगातार विद्यालय में संरक्षित रखी जाएगी। दोस्तों बॉर्डर से बंटी दुनिया को इंटरनेट ने इतना खोल दिया है, ज्ञान हासिल करने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं है। जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भारत ही नहीं बल्कि विदेश के किसान भी खेती, पशुपालन और पक्षी पालन के वैज्ञानिक तौर तरीके सीख रहे हैं, जिससे कमाई और फिर मुनाफा बढ़े। खास बात यही कि भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानी की टिप्स ले रहे बाहर के लोगों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी किसान शामिल है। इसे संभव बनाया है यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल ने, जिस पर लगातार खेती, मुर्गी, बटेर, बकरी पालन से जुड़े हुए वीडियो आते रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा यानी कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सालाना बजट लगभग 620 करोड़ रुपए का है। यह यूट्यूब चैनल खोल करके यूनिवर्सिटी दुनिया भर के किसानों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है बल्कि थोड़ी बहुत कमाई भी करने लगी है। यह लगभग 4.5 लाख दर्शकों ने इस चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, जिसके वीडियो पर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। यूनिवर्सिटी की दूरस्थ शिक्षा विभाग के निर्देशक RK सोहान ने बताया है कि इस चैनल से 12 लाख रुपए से कुछ कम की आय भी हुई है। उन्होंने बताया है कि BAU के यूट्यूब चैनल के दर्शकों में अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, नेपाल जैसे देश शामिल हैं। यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया टीम में 5 लोग शामिल काम कर रहे हैं। चैनल की कमाई से उस खर्च की थोड़ी बहुत भरपाई होनी शुरू हुई है।
दोस्तों, चुनावी साल में प्रवेश करते ही अब बिहार की सियासी फिजा बदलने लगी है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और नए नए खुलासे करने का दावा किया जाने लगा है, या यूं कहें कि बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल जन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने घेरना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ कई बड़े खुलासे करने का दावा किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे राजनीति नहीं है बल्कि ये धंधा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है और उनकी पार्टी की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज वास्तव में जन स्वराज नहीं बल्कि धन का राज है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकतंत्र के नाम पर कंपनी राज बिहार को स्वीकार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जन स्वराज को फंडिंग करने वाली संस्था जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जिसका ऑफिस बेंगलुरु में है, लेकिन इस ट्रस्ट को पैसा कौन दे रहा है इसका कोई भी हिसाब नहीं है। उन्होंने मांग की है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर सार्वजनिक करें जिससे साफ हो सके कि फंडिंग कहां से हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को संचालित नहीं कर सकती है, नहीं चला सकती है। उन्होंने दावा किया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई कॉर्पोरेट फॉर्म चला रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सच में जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं तो फिर अपनी पार्टी की फंडिंग से जुड़े हुए सभी दस्तावेज सार्वजनिक करें। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तहत शेखपुरा गए, जहां उन्होंने 150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन तो 50 करोड़ योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी आदि मौजूद थे। आपको बता दूं कि इन विकास योजनाओं में सड़क, नाली, गली, सोलर लाइट, आहर पाइन के साथ खेल मैदान और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गगोर गाँव में योजनाओं की शुरुआत किया। उन्होंने 14 पंचायतों में बन चुकी खेल मैदानों का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, बिहार के किसान अब अलग अलग तरह के फलों की खेती करने लगे हैं। वैशाली की रहने वाली महिला किसान फल में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही है। इससे महिला किसान को अच्छी कमाई भी हो रही है। बाजार में स्ट्रॉबेरी की कीमत 400 से लेकर के 600 रुपये प्रति किलो तक है। हालांकि बिहार में अभी कम ही किसान है जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वैशाली में राजापाकर प्रखंड क्षेत्र में स्थित भलुई गांव की महिला किसान रसीली देवी बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही है। इसकी खेती से महिला किसान की तकदीर बदल भी गई है। रसीली देवी ने बताया है कि पहले आम किसानों की तरह सब्जी की ही खेती करती थी, लेकिन अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। इसके बाद स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बताया है कि आगा खान संस्थान से जुड़ करके 3 महीने का प्रशिक्षण लेकर के स्ट्रॉबेरी खेती का गुड़ सीखा। दिसंबर में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब फसल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। उन्होंने बताया है कि 10 कट्ठे में स्ट्रॉबेरी की 700 पौधे लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि एक पौधे से एक बार में 300 ग्राम तक फल प्राप्त हो जाता है। उन्होंने बताया है कि खेत से हर 2 दिन बाद 30 से 35 किलो तक स्ट्रॉबेरी प्राप्त हो जाता है। ये इसे बाजार में 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री करते हैं। महिला किसान रसीली देवी ने बताया है कि मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्थानीय बाजार में भी फल की सप्लाई कर देते हैं। उन्होंने बताया है कि सही से मार्केटिंग की जाए तो फिर ये 500 से लेकर के 600 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। इन सब के बावजूद भी स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी कमाई हो जाती है। उन्होंने बताया है कि सब्जी की खेती से बेहतर स्ट्रॉबेरी की खेती है। इसमें भी सही से पौधे की देख रेख की जाए तो फिर कम लागत में किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुफ्त में कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जरूरतमंद छात्रों के लिए सिविल सेवा से संबंधित कोर्स की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था पटना के जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र में की गई। जब पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जननायक पुस्तकालय एवं राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र पटना में सिविल सेवा से संबंधित परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित कोर्स में आवेदन आमंत्रित करते हुए परीक्षा जांच के बाद कोचिंग प्रशिक्षण देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके लिए विभाग द्वारा जांच की परीक्षा की संभावित तिथि 16/2/2025 निर्धारित है। छात्र छात्राओं के एक बैच की प्रशिक्षण की अवधि 12 माह है। उपलब्ध सीटों का 40% पिछड़े वर्गों के लिए तथा 60% अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अनुमानित है। इस केंद्र में बिहार राज्य के वैसे पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र है जिनके अभिभावक सहित सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई अहम खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां अब बिहार के मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के मानक तय कर दिया है। इसके बाद अब इस आदेश को लेकर के शिक्षा विभाग में काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सभी स्कूल के हेडमास्टर और फिर प्रभारी हेडमास्टर को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा 9 उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अधिकतम संख्या 14 होगी। विभाग ने यह भी कहा कि किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन पर एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा। वहीं पर विभाग ने साफ कर दिया है कि अव्यवस्था के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9, 10 एवं अत्यधिक शिक्षक कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर के 120 तक की छात्राओं की संख्या वाले स्कूलों में अब 4 शिक्षक रहेंगे, जहाँ वहीं पर 121 से लेकर के 150 तक की छात्रों वाले स्कूलों में 5 शिक्षक रहेंगे, जबकि 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेंगे। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो कि तय मानक किए गए शिक्षकों की संख्या के अतिरिक्त होगा। दोस्तों, कुछ सालों पहले बिहार बोर्ड की काफी बदनामी हुआ करती थी। एग्जाम में जम करके होने वाली धांधली के कारण बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को बाहर के कॉलेजों में एडमिशन लेने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन कुछ समय से नियमों में आए बदलाव की वजह से स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अब पहले की तरह चीटिंग का टॉप करने का रिवाज कम हो गया है। इन दिनों बिहार बोर्ड में 12वीं की परीक्षाएं चल रही है, जब बच्चे दिन रात मेहनत करके एग्जाम पास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी को भौतिकी की एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। इस वीडियो को एक एग्जाम सेंटर के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी बच्चा अंदर मोबाइल लेकर के कैसे चला गया। रील बना करके शेयर किया गया। जब पहले के समय में बच्चे चीटिंग करने के लिए पर्ची और फिर फोन लेकर के जाते थे, लेकिन इस बच्चे ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जब टीचर से बचा करके वे सेंटर में फोन लेकर के तो चला गया, लेकिन एग्जाम में चीटिंग करने की जगह उसने रील बनाना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ रील बनाए बल्कि उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इसके बाद वीडियो वायरल होते ही लोगों ने बिहार बोर्ड को टैग करते हुए स्टूडेंट की शिकायत कर डाली। यह वायरल वीडियो में कई लोगों ने स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ उसे रिपोर्ट कर दिया। जब वीडियो की शुरुआत में लड़के ने अपने आंसर शीट की झलक भी दिखाई, जहां से इंटरनेट यूजर्स ने उसके रोल नंबर को नोट कर लिया। इसके बाद बिहार बोर्ड के अधिकारियों को टैग करते हुए युवक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की डिमांड कर डाली। आपको बता दूं कि युवाओं में बढ़ती रील के क्रेज की ये झलक हैरान कर देने वाली है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी स्टूडेंट अंदर मोबाइल में ले जाने में कामयाब रहा, ये अपने आप में चिंता का विषय है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिहार को थय किया तो जेडीयू ने खुल करके जय जय कहा। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगातों के लिए जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध एनडीए सरकार ने सौगातों की बरसात कर दी है और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरंतर मॉनिटरिंग से संभव हो पाया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्व में कांग्रेस की केंद्र सरकारों के बिहार के प्रति दुराग्रह की वजह से बिहार का यथोचित विकास नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार एवं केंद्र में एनडीए सरकार होने के कारण बिहार को विकास के नए आयाम गढ़ने के अवसर भी मिल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा के आग्रह पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार और फिर मिथिलांचल का दौरा हाल ही में हुआ था। इस दौरान वह मखाना के उत्पादन में लगे किसानों की समस्याओं से अवगत हुई। बिचौलियों के कारण किसानों को हो रहे नुकसान एवं अन्य समस्याओं से अवगत हुई थी। उन्होंने कहा है कि लोगों से बात करने के दौरान आश्वासन दिया था, जिसे बजट में पूरा कर दिया है। वहीं पर मखाना किसानों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। जब मखाना बोर्ड का गठन और फिर कोसी सीमांचल के लोगों की भावनाओं के अनुरूप वहां के लोगों के लिए बजट में प्रावधान किया है। दोस्तों, सरस्वती पूजा में अश्लील गाना बजाने के खिलाफ एक बेटी ने मुहिम चलाई है और ये बेटी कहीं की नहीं बल्कि पूर्णिया की है। आपको बता दूं कि बिहार में सरस्वती पूजा में अश्लील गाने बजाने का ट्रेंड चल रहा है। हर साल देखने को मिलता है कि सरस्वती पूजा में छात्र छात्राएं 2 दिनों तक भोजपुरी अश्लील गानों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। इस बार जिला प्रशासन ने भी बिहार में इसको लेकर के सख्ती दिखाई है। सभी थानों में इसको लेकर के शांति समिति की बैठक की गई और अश्लील गाने न बजाने की हिदायत दी गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ पूर्णिया की बेटी ने भी इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। जब पूर्णिया की बेटी अनुरानी लगातार 2 दिनों से छात्रों के गुजरने
गुजरने वाले रास्तों में अश्लील गाने ना बजाने के लिए पोस्टर बैनर लेकर के खड़ी रहती है, ताकि छात्र छात्राओं तक ये मैसेज जाए। वहीं पर उनकी इस मुहिम में अब छात्र छात्रा भी आगे आ रहे हैं और अश्लील गाना नहीं बजाने की शपथ ले रहे हैं। हालांकि सरस्वती पूजा खत्म हो गया है, लेकिन अब जब भी ऐसे पावन त्यौहार आएंगे तो अश्लील गाने नहीं बजाएंगे, ये छात्र संकल्प ले रहे हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि बेटी की मुहिम चलाने के दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह हाथ में पोस्टर बैनर लेते हुए नजर आ रही है। इस पर लिखा है कि संगीत और फिर विधा की देवी सरस्वती पंडाल में अभद्र गाना बजाने से बचें। जब हाथों में ये पोस्टर लिया, अनुरानी ने कहा कि पंडाल में मूर्तियां बैठाई जाती है, जब शुरू में भक्ति गाने बजते हैं और फिर फिल्मी भोजपुरी गाने बजाने शुरू कर देते हैं। इससे क्या मैसेज जाता है कि आप पूजा कर रहे हो या फिर फिल्मों गानों पर झूम रहे हो। इसलिए हमें भक्ति गाने बजाने चाहिए, संस्कृति को बनाए रखना हमारा काम है। दोस्तों